अगर आपकी टेक्स्ट बुक कंफ्यूजिंग लग रही है तो आप अकेले नहीं हैं। अगर नेशनलिज्म शब्द एक पजल जैसा लगता है तो आप सही जगह पर हैं। चलो इसे साथ मिलकर सॉल्व करते हैं, क्विक और इजी। तो नेशनलिज्म क्या है? ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि वो लोग जो एक लैंग्वेज, कल्चर और हिस्ट्री शेयर करते हैं, उन्हें एक नेशन के रूप में साथ आना चाहिए। अब 18वीं और 19वीं सेंचुरीज में यूरोप किंगडम्स, एम्पायर्स और प्रिंसिपैलिटीज का एक पैचवर्क था। लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे और अलग अलग रूलर्स को फॉलो करते थे, भले ही वो एक दूसरे के पड़ोस में रहते हों। फिर लिबर्टी, इक्वालिटी और डेमोक्रेसी जैसे बड़े आइडियाज फैलने लगे फ्रेंच रेवोल्यूशन और ऐसे थिंकर्स की वजह से, जिन्होंने लोगों को अपने देश की मांग करने के लिए इंस्पायर किया। लोग पूछने लगे, हम खुद पर रूल क्यों ना करें, हम यूनाइट क्यों ना हों? इससे पावरफुल मूवमेंट शुरू हुए, जैसे इटली और जर्मनी का यूनाइट होना और पूरे कॉन्टिनेंट में रेवोल्यूशंस। नतीजा, मॉडर्न यूरोपियन नेशंस का जन्म हुआ, जिसने मैप को हमेशा के लिए बदल दिया। और बस नटशेल में ऐसे यूरोप में नेशनलिज्म का उदय हुआ। अपने सिलेबस से और इजी एक्सप्लेनेशंस के लिए बने मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यानी यूरोप में नेशनलिज्म के बढ़ने के बारे में। यह विषय हमारे इतिहास को समझने के लिए बेहद जरूरी है, तो आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में राष्ट्र जैसी कोई स्थायी पहचान नहीं थी। अलग अलग राज्य, भाषाएं और संस्कृतियां थीं और ज्यादातर जगहों पर राजशाही का शासन था। उस समय लोगों के लिए राष्ट्र का मतलब सिर्फ शासक से था, आम जनता से नहीं। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में कई सुधार किए, जैसे समान कानून, एक जैसी माप और तोल प्रणाली और करों में सुधार। लेकिन उसके शासन ने अन्य देशों में विरोध और जागरूकता दोनों को जन्म दिया। अब लोगों ने महसूस किया कि उन्हें एक ऐसा राष्ट्र चाहिए जहां वे अपने तरीके से शासन कर सकें। राष्ट्रवाद का मतलब है देश और उसकी जनता के प्रति एकता, गर्व और पहचान की भावना। यूरोप में लोगों ने भाषा, संस्कृति और इतिहास के आधार पर एक जैसे राष्ट्र की कल्पना करना शुरू किया। दो बड़े उदाहरण सामने आए। इटली का एकीकरण, जिसमें गैरिबाल्डी, माजनी और कैवूर जैसे नेताओं ने मिलकर इटली को एकजुट किया, और जर्मनी का एकीकरण, जहां बिस्मार्क के नेतृत्व में कई युद्धों के बाद 1871 में जर्मनी एक राष्ट्र बना। राष्ट्रवाद ने कई देशों में क्रांतियों, स्वतंत्रता आंदोलनों और नए राष्ट्रों के निर्माण को जन्म दिया। लेकिन धीरे धीरे यही राष्ट्रवाद युद्धों और विभाजन का कारण भी बना। तो दोस्तों, यही थी कहानी यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की। यह अध्याय हमें सिखाता है कि एकता, पहचान और स्वतंत्रता की भावना किस तरह इतिहास को बदल सकती है। आज के लिए इतना ही। पढ़ाई का आनंद लें। क्या आपने कभी सोचा है कि नेशनलिज्म का असल मतलब क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो नेशनलिज्म एक आइडिया है, एक बहुत पावरफुल आइडिया, जिसका इस्तेमाल लोगों को एक साथ लाने और यूनिफाइड कंट्रीज बनाने के लिए किया गया था। इमेजिन करो कि आप एक ऐसी जगह पर रह रहे हो जहां हर कोई आपकी लैंग्वेज बोलता है, सिमिलर ट्रेडिशंस शेयर करता है और एक कॉमन हिस्ट्री से जुड़ा हुआ फील करता है। नेशनलिज्म ने ऐसी ही यूनिटी बनाई। यूरोप में नेशनलिज्म सिर्फ एक वर्ड नहीं था, यह एक मूवमेंट था। अलग अलग रीजन्स के लोगों ने, जैसे इटली और जर्मनी, रियलाइज किया कि वे एक कल्चरल और लिंग्विस्टिक बॉन्ड शेयर करते हैं। वे रशियन और ऑटोमन एम्पायर्स जैसे बड़े एम्पायर्स के कंट्रोल से फ्री होना चाहते थे। नेशनलिज्म ने उन्हें इंडिपेंडेंस के लिए लड़ने और अपनी डेस्टिनी को शेप करने के लिए इंस्पायर किया। तो नेशनलिज्म में यह उछाल किस वजह से आया? यह सिर्फ एक चीज नहीं थी। मिडिल क्लास का उदय, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और एनलाइटनमेंट से नए आइडियाज का फैलाव, इन सब ने बड़ा रोल प्ले किया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन और नेपोलियन के लीडरशिप में हुए वॉर्स जैसी घटनाओं ने लोगों को यह बिलीव करने पर मजबूर किया कि वे अपने नेशन स्टेट्स बना सकते हैं, ऐसी कंट्रीज जहां गवर्नमेंट सही मायनों में लोगों को रिप्रेजेंट करती है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट जैसे लियोन बाराडेट कहते हैं कि नेशनलिज्म का मतलब है कि लोगों को अपने नेशन के साथ आइडेंटिफाई करना होगा और एक ऐसे स्टेट के फॉर्मेशन को सपोर्ट करना होगा जो उनके इंटरेस्ट्स को सर्व करे। यह रेवोल्यूशनरी था। अचानक किंग्स और एम्परर्स की पावर को सेल्फ रूल और नेशनल आइडेंटिटी के आइडियाज से चैलेंज किया जा रहा था। जर्मनी और इटली जैसे कंट्रीज छोटे स्टेट्स के यूनियन से बने थे, जिन्होंने रियलाइज किया कि वे एक साथ कितने स्ट्रांग हो सकते हैं। दूसरे जैसे ग्रीस, सर्बिया, बुल्गारिया और पोलैंड अपनी फ्रीडम जीतने के लिए एम्पायर्स के खिलाफ लड़े।
यहां तक कि रोमानिया भी 2 प्रिंसिपैलिटीज को जोड़कर बनाया गया था और बाद में उसे ऑटोमन रूल से इंडिपेंडेंस मिली। तो नेशनलिज्म सिर्फ प्राइड के बारे में नहीं था, यह लोगों के अपने फ्यूचर को कंट्रोल करने और उन मॉडर्न कंट्रीज को बनाने के बारे में था जिन्हें हम आज जानते हैं। इसीलिए यूरोप में नेशनलिज्म का उदय वर्ल्ड हिस्ट्री में एक बहुत सिग्निफिकेंट चैप्टर है।